हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था, अकाउंटिंग कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट के बीच का डिफरेंस को जाना था, तो अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड एक ऐसा शब्द है जो आप लोग अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे कि यार ये मेरी स्टैंडर्ड का नहीं है, ठीक। तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक। मानक मतलब एक समस्वरूप रखना, हर चीज़ को एक लेवल होता है जिस लेवल पे सब कुछ एक जैसा दिखे, ठीक। तो अकाउंटिंग में भी कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब होता है? ये अकाउंटिंग की गाइडलाइंस और रूल्स होते हैं। मतलब अकाउंटिंग करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। किसके द्वारा बनाए गए हैं? ये गवर्नमेंट बॉडीज़ या सुपरवाइजरी अथॉरिटी से, या जैसे हम इसको कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं जिसको अकाउंटिंग करते वक्त सारे अकाउंटेंट्स को फॉलो करना रहता है। उन्हीं को फॉलो करके आपको सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है और साथ ही बिजनेस ट्रांजैक्शंस के साथ साथ बिजनेस स्टेटमेंट को फॉर्म करना रहता है, और इन्हीं सेट ऑफ रूल्स को हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। ये क्यों किया जाता है? ताकि हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन को अचीव कर सकें, मतलब मानकीकरण को अचीव कर सकें, सब कुछ एक समान एक लेवल पे दिखे इस वजह से, और होमोजेनिटी बन सके, ठीक। जो इंटरनल होमोजेनिटी का क्या मतलब होता है? देखिए, दो शब्द, ये एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। होमोजीनियस मतलब जैसे अगर हम एक गिलास पानी में नमक मिला दें तो घुलने के बाद नमक और पानी एक से ऐसा मिल जाएगा कि आप बता नहीं सकते कि नमक अलग है और पानी अलग है, ठीक। इसी तरह हेट्रोजीनियस जो होता है, जैसे आप एक गिलास पानी में बालू मिला दें, आप घोले छोड़ दें, थोड़ी देर बाद बालू नीचे हो जाएगा, पानी ऊपर हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा, तो उसको क्या कहा जाता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनिटी मतलब एक अकाउंट, अगर मान लीजिए एक अकाउंटेंट उत्तर प्रदेश का है, उसने एक अकाउंट रिकॉर्ड बनाया है, और दूसरा अकाउंटेंट तमिलनाडु का है, उसने एक अकाउंट बनाया है, तो उत्तर प्रदेश वाला जो अकाउंटेंट ने जो अकाउंट स्टेटमेंट बनाया है और जो तमिलनाडु वाले अकाउंटेंट ने अकाउंट स्टेटमेंट बनाया है, इन दोनों को अगर एक साथ रख दिया जाए तो ये आपस में मिल जाए, इनके बीच में कोई फ़र्क ना रहे, या पूरी तरीके से एक दूसरे से समान दिखें, होमोजीनियस दिखें, ठीक। और ये कैसे संभव हो सकता है? जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। अगर दोनों अकाउंटेंट ने सेम नियम फॉलो किया है जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, तो ये दोनों अकाउंट बनने के बाद एकदम एक जैसे दिखेंगे, इनके बीच में कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये होता है अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अब इसका ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीक टू हार्मोनाइज माइरेट्स of the practice of the follow to record and present financial transactions। हार्मोनाइज एक शब्द इस्तेमाल हुआ है। हार्मोनाइज का क्या मतलब होता है? तालमेल बैठाना, एक ताल में, ठीक। समन्वय बैठाना, जिसको हम लोग हिंदी में एक शब्द यूज करते हैं, समन्वय, ठीक। हार्मोनाइज मतलब एक ताल में, एक साथ, एक लय में चलना, ठीक। तो ये क्या करता है? हमारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जो भी इस अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, उनके बीच में तालमेल बैठाने का, हार्मोनाइज बैठाने का काम करता है। उनको प्रैक्टिसेस को फॉलो करवाता है, रिकॉर्ड करवाता है और ट्रांजैक्शंस को प्रेजेंट करता है, और दो कंपनीज के बीच में कंपैरिजन का मतलब कि तुलना करने में मदद करता है, ठीक। ये क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और कंसिस्टेंट और कंपेरेबल बनाता है। कंसिस्टेंट का मतलब वह कार्य जो कि बार बार हो, वह घटना जो कि बार बार घटे, तो हम उसको कहते हैं कंसिस्टेंट। तो क्या करता है? ये सारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को एक जैसा बनाता है और कंसिस्टेंट बनाता है, और कंपेरेबल मतलब तुलनात्मक, जिसके बीच में तुलना की जा सके, और तुलनात्मक बनाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यूटिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है, और हमारा जो अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शन होता है, जो स्टेटमेंट होता है, उसको जुडिशियस इंफॉर्मेशन बना देता है। जुडिशियस मतलब जो कि कोर्ट में या कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जा सके, उसको उस रूप में बना देता है कि आप जुडिशियस पर्पसेस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक देखते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ
फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक, एडवांटेजेस मतलब इसकी अच्छाइयाँ क्या क्या हैं, ठीक, इसको करने से क्या क्या लाभ है। तो पहला पॉइंट कहता है डिक्रीजेस डेविएशन। डेविएशन का क्या मतलब होता है, मार्ग से हट जाना या मार्ग से भटक जाना। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे, अगर आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना रहे हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके, वो गाइडलाइन और वह नियम जो कि सरकार द्वारा दी गई है उसको फॉलो करके अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट और प्रॉपर और प्रोफेशनल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके बनाएंगे। हाँ, सब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा, उसमें कोई भी डेविएशंस नहीं आएगा, मतलब कोई भी विभिन्नता नहीं आएगी। दूसरा, बेटर रिपोर्टिंग। जो भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो जो भी आप फाइनेंशियल सिचुएशंस जो अभी कंपनी की निकल के आती है वो उसको बेटर तरीके से रिपोर्ट कर सकता है, उसको बेटर तरीके से आपको बता सकता है। और तीसरा, क्योंकि सारे अकाउंटिंग जो भी ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बने होते हैं, तो वो दो अकाउंटिंग स्टेटमेंट के बीच के कंपैरिजन को बहुत ही आसान बना देता है। ठीक, तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो भी चीज़, इसके कुछ फ़ायदे हैं उसके कुछ नुकसान भी हैं, अगर लाभ है तो कुछ ना कुछ हानि भी है। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, रिड्यूसेस अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव का क्या मतलब होता है, विकल्प। जैसा कि हमने सुना है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या करता है, ये रूल को बहुत सख्ती से फॉलो करता है। तो अगर आपको जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाना है उसी सेट ऑफ गाइडलाइंस और उसी नियम के अनुसार बनाना है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देता है, आप कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं देख सकते। तो ये आपको कोई भी विकल्प नहीं देता है अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग स्टेटमेंट को बनाने में। दूसरी चीज़, इनफ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, फ्लेक्सिबल का उल्टा होता है इनफ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब जिसको मोड़ा जा सके, जिसको अपने हिसाब से एक दिशा में ढाला जा सके। इनफ्लेक्सिबल मतलब बहुत सख्त, जिसको बिल्कुल भी अपनी दिशा से मोड़ा नहीं जा सकता, वो जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा, उसको आप मोड़ नहीं सकते। तो ये क्या होता है, इसमें बहुत ही इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है। जिस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का, अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाने का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपको बिल्कुल उसी तरह से वही गाइडलाइन फॉलो करके बनाना है, इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। तो क्या होता है, ये बहुत ही इनफ्लेक्सिबल होता है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट ख़त्म होता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही हमारा पहला यूनिट ख़त्म होगा हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसके देखेंगे। तो मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूँ। ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि MGKVP में पिछले कुछ वर्षों में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब आप इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, एक 5 नंबर का है, एक 10 नंबर का है और एक 15 नंबर का है। 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो आप हमेशा याद रखिए कि 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 75 से 100 शब्दों का प्रयोग करना है। 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 100 से 150 शब्दों का प्रयोग करना है और 15 नंबर के लिए आपको 150 से 250 शब्दों का प्रयोग करना होगा। ठीक है, समझ में आया? पहला सवाल, डिफाइन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये क्या है कि कभी ये सवाल 2 तरीके से पूछा गया है पिछले, अगर आप 4-5 सालों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर देखेंगे MGKVP का, तो कई बार ये क्वेश्चन अकेले पूछा जाता है और कई बार किसी चीज़ के साथ पूछा जाता है, जैसे डिफाइन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप। ठीक, तो ऐसे केस में ये सवाल 15 नंबर में पूछा जाता है। जब सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पूछा जाता है तब ये सवाल 5 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर के लिए आपको करीब 70-75 से 100 वर्ड तक लिखना पड़ेगा। 100 वर्ड मतलब ऑलमोस्ट 10 से 15 लाइन। ठीक, दूसरा है एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये 10 मार्क्स में पूछा जाता है। जब कोई सवाल 10 मार्क्स में पूछा जाए तो उस सवाल को आप डिकोड करिए कि नेचर भी पूछ रहा है और स्कोप भी पूछ रहा है, तो मतलब 5 नंबर मैं नेचर को दे देता हूँ, 5 नंबर मैं स्कोप को दे देता हूँ। अगर आप 5 नंबर का लिख रहे हैं तो मतलब इसमें आपको 5 नेचर लिख देना है और 5 स्कोप। आपको पहले बहुत सुंदर सी एक हेडिंग लिखनी है जो इसका नेचर है और उसके नीचे कम से कम 3 लाइनें। ठीक, तो आपका 1 नंबर तैयार हो जाता है। इसी तरह 5 नेचर लिख दीजिए, 5 स्कोप लिख दीजिए। पॉइंट वाइज, जितना पॉइंट वाइज लिखेंगे उतना एग्जामिनर को मार्क्स देने में आसानी होगी और जितना एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में आसानी होगी उतना ही एग्जामिनर आपको ज़्यादा मार्क्स देने के लिए इंक्लाइंड रहेगा। ठीक है,
इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 10 मार्क्स। सेम वे 5 नंबर आप नेचर को दे दीजिए, 5 नंबर आप स्कोप को दे दीजिए, और उसी तरह सुंदर सी हेडिंग लिख के हेडिंग के नीचे 3 से 4 लाइन, 5 नेचर 5 स्कोप, 10 पॉइंट कंप्लीट, 10 मार्क्स। अगर आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो एग्जामिनर को 10 में 10 देने में कोई परहेज नहीं है, वो आपको दे सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 10 मार्क्स। जब आप डिफरेंस की बात करते हैं तो जब भी कभी डिफरेंस लिखेगा, बीच में लाइन, इधर फाइनेंशियल इधर मैनेजमेंट, पॉइंट 1 फाइनेंशियल का, मैनेजमेंट का पॉइंट 2, ऐसे से करते हुए आपको करीब 10 पॉइंट तो लिखना ही है। 10 पॉइंट लिखना है। जितना अच्छा डिफरेंस बीच में लाइन देके अलग अलग लिखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर भी देखता है कि अच्छा 5 पॉइंट लिखा है तो 5 मार्क्स दे देगा, 7 पॉइंट लिखा है तो 7 मार्क्स दे देगा, 10 पॉइंट लिखा है तो 10 मार्क्स दे देगा। एग्जामिनर का माइंडसेट उस टाइम पे, अगर आपकी कॉपी देख के बहुत खुशी महसूस होती है, उसको लगता है कि कॉपी तो बहुत अच्छे तरीके से वेल प्रेजेंटेड है, तो वो आपको मार्क्स देने में कभी हिचकिचाएगा नहीं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक्सप्लेन वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, 15 नंबर का। देखिए ये 15 नंबर का है, बट इसका मतलब ये नहीं कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स 5 नंबर का हो गया और ये 10 मार्क्स का हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मुश्किल से 5 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। मेन इसका पार्ट यही है, एक्सप्लेन वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। इसमें अगर आप 10 पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि इसको आपको अच्छा खासा फैला के एक्सप्लेन करना है, और व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तो मुश्किल से 2 मार्क्स में आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा जो भी आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो पिछले 5 वर्षों में MJKVP ने एक भी बार अभी तक नहीं पूछा है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस, कभी कभी कॉन्सेप्ट्स के साथ ही कन्वेंशंस भी पूछ लेता है, बट वो रेयर है, बट पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कुछ पूछेगा ही नहीं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी आप पढ़ सकते हैं, उसको भी एक बार शायद, वो भी 2 मार्क्स के लिए ही पूछा है कि आपको 2 ही इसमें एक्सप्लेन करना था। ठीक, इसके अलावा मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि आप एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के वक्त लास्ट ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर पहले पढ़ के जाएं। ठीक, इसी के साथ आपका पहला यूनिट ख़त्म होता है। अगले वीडियो से हम आपका नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। यूनिट 2 है आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। उसमें अभी तक जैसे आपने बहुत सारी थ्योरी पढ़ी है, आपको सब कुछ याद करना है, समझना है। नेक्स्ट में आपको ये थोड़ा सा कम हो जाएगा और बेसिक्स में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वो बहुत ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसमें आपको जर्नल बनाना होगा, लेजर बनाना होगा, जर्नल को पढ़ते हुए लेजर को बनाना होगा। तो ये थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो कि आप डे टू डे लाइफ में डेली देखते हैं। आपको रेवेन्यू और कैपिटल के बीच का डिफरेंस समझ में आएगा, जो एक अकाउंटेंट अपने डे टू डे लाइफ में करता है और देखता है, उसकी हम लोग बेसिक समझेंगे यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 पढ़ने के लिए आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।